रबारी समाज की श्रद्धा आस्था का दिव्य मंदिर मठ जहाँ बना हुआ है, ऐसे दूसरे धाम से पधारे हुए कोठारी जी श्री मुकुंद जी महाराज जी हमारे सिवनी क्षेत्र से पधारे हुए और अपनी वाणी के माध्यम से समाज के युवाओं से लेकर के और समाज के वृद्धों तक जो अपनी ओजस्वी वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहते हैं, उन्हें ऊर्जा देते रहते हैं, ऐसे तीर्थ स्वरूप पूज्य श्री तीर्थगिरी जी महाराज, उनके ही निकट बैठे हमारे पाली क्षेत्र से पधारे हुए लामग्याल घोड़ा से सेवानाथ जी महाराज के वहाँ से पूज्य महाराज श्री लक्ष्मणनाथ जी महाराज, यहाँ इस जयपुर देवासी समाज के इस छात्रावास के पड़ोसी, अगर कहीं भी कोई समस्या हो जाए या आपकी ऊर्जा में कहीं कमी हो जाए, किसी संत का तुरंत आपको ग्लूकोज चाहिए आशीर्वाद का, ऐसे पड़ोसी हमारे श्री रामदास जी महाराज और भोपा जी श्री ओटाराम जी, यहाँ अखिल भारतीय रेवाड़ी रायका देवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री खेमराज भाई देसाई जी और उनके साथ साथ उनकी सारी की सारी टीम, जितना आज ये समिति का गठन हुआ है और उसमें जिन जिन को जो पद मिले हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें जिन जिन ने यहाँ उपस्थित रह करके ये पदभार संभाला है, एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है, ऐसे सभी बंधु सदस्य, साथ ही साथ लाल, पीला, भूरा, सफेद, भगवा, हर कलर का जो साफा पगड़ी आप लोगों ने धारण कर रखा है, ऐसे सभी और नहीं करने वाले भी सभी समाज बंधुओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित है मातृशक्ति, मैं मातृशक्ति का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और युवा साथी हमारे भाई बहन सभी जो उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, समय बहुत कम है और कम समय में जब कोई बात रखनी होती है तो वक्ता को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोलने के लिए नहीं सोचना पड़ता, पर बहुत कम बोलने के लिए और सटीक बोलने के लिए कभी चिंतन मंथन करना पड़ता है। तो समय बहुत कम है, मैं थोड़ी सी बात में मेरे कम शब्दों में आप सब लोगों के सामने निवेदन करना चाहता हूँ। अभी जब मैं ये समिति बन रही थी, पदभार सबको दिया जा रहा था, तो मेरे मन में चल रहा था कि किसका नाम लें, किसका नाम छोड़ें, क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि कोई एक ही व्यक्ति सारा सम्मान नहीं ले सकता और किसी को छोड़ा भी नहीं जा सकता। कहते हैं आप तो गुजरात से बंधु पधारे हैं और मुझे तो लगता है कि यहाँ से जो घोषणाएं हो रही थी और जिस प्रकार से अखिल भारतीय समिति बनी है, तो कोई हमारा पंजाब का बंधु है, कोई हमारा हरियाणा का बंधु है, गुजरात से है, राजस्थान से है, एमपी से है, आंध्रा से है, जगह जगह से आप लोग पधारे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत जो है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप अगर बताना चाहें हाथ से कि भारत इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, आप मैं मेरे दोनों हाथ फैला भी दूंगा, भारत उसमें नहीं समा सकता है। लेकिन ये रेवाड़ी समाज के बंधुओं की एकता का ही परिणाम है कि इस छोटे से हॉल में भी आपने पूरे भारत को समा लिया। सभी कोने से यहाँ बंधु उपस्थित हुए, तो मैं सलाम करता हूँ आप सबको। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि किसको छोड़ा जाए, किसका सम्मान किया जाए, तो मुझे पंक्ति बात एक वाकया याद आता है। गुजरात से बहुत बंधु आए, हमारे अपने गुजरात में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और जन्माष्टमी का महोत्सव जब होता है तो उसमें क्या होता है, जो शेरियाँ होती है ना, गलियाँ, अपन गलियाँ कहते हैं, वहाँ शेरी बोलते हैं अपने गुजरात में। तो शेरियों में इधर से उधर बिल्डिंगें अगर बनी है, उनके बीच में रस्सी बांधी जाती है ऊपर, फिर बीच में मटकी लटकाई जाती है और उसके बाद टीमें बनती हैं, युवा लोग संगठन बनाते हैं और वे ये तय करते हैं कि हम इस मटकी को फोड़ेंगे। तो वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक ऐसा पिरामिड बना के चढ़ते हैं और उसके बाद में मटकी फोड़ने का प्रयास होता है। कभी कभी वो गिर भी जाते हैं, कभी कभी लग भी जाती है, कभी कभी ठेठ जाकर के फिर गिर जाते हैं, बैलेंस इधर उधर हो जाता है। लेकिन उसमें भी प्रोत्साहन देने वाले लोग खड़े रहते हैं, उनको उत्साह देते हैं, किसी का उत्साह खत्म नहीं होता, उत्साह देते रहते हैं, यहाँ तक कि
घोषणा भी करी जाती है कि जो इस मटकी को फोड़ देगा मैं उसको इतने लाख रुपए का इनाम दूंगा, तय हो जाता है। तो साहब एक जगह ऐसा ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में लड़के एक दूसरे पर चढ़ते गए 2-3 बार गिरे भी, लेकिन फाइनली एक लड़का सबके ऊपर चढ़ा और उसने जो है जोर से उस मटकी को मारा, अपने हाथ के मुक्के से मटकी को फोड़ दी। मटकी को फोड़ दिया, सबको बहुत खुशी हुई, वाह ये लड़का बड़ा जबरदस्त है। और जब वो नीचे उतरा, ऐसा होता है कि वहां जो लड़के जो ऐसा काम करते हैं उनको गोविंदा कहते हैं, तो गीत चलता है गोविंदा आला रे आला, मटकी संभाल ब्रजमान, सब गोविंदा कहलाते हैं। तो वो लड़के ने जब मटकी फोड़ दी तो जो इनाम देने वाला व्यक्ति था वो आगे आया, उसने उसकी पीठ थपथपाई और कहा वाह भाई वाह, तूने तो सपना साकार कर दिया, ये मटकी फोड़ दी, मैं जो है 3 लाख रुपए का कि 5 लाख रुपए का कि 1 लाख रुपए का जो भी इनाम उसका था वो मैं तेरे को देता हूं। तो उस लड़के ने वो इनाम लेने से मना कर दिया। कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो मटकी वहां फूटती है। कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, उस कंधों पे ही खड़े रह करके अपने आप को बैलेंस करके और ये सब करना पड़ता है। और ऐसा इनाम सफलता पर अगर मिले तो कौन मना करेगा? कोई मना करेगा? कोई नहीं करेगा। लेकिन उस लड़के ने एक झटके में कह दिया कि साहब मेरे को ये इनाम नहीं चाहिए। अभी जब खेमराज भाई देसाई ऊपर आए थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको दुपट्टा उड़ाया, फिर बैग देने लगे तो उन्होंने भी कहा कि बैग तो रहते तो दुपट्टा बहुत है। अरे मैं तो माला भी नहीं पहनना चाहता, मैं तो साफा भी नहीं पहनना चाहता, मैं तो ये भी नहीं करना चाहता, मैं वो भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल इनके जैसा ही वो था। बोला मेरे को भी ये लाख रुपए का इनाम नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले साहब मैंने अकेले ने ये मटकी नहीं फोड़ी है, मेरे नीचे ये गोविंदा ना होते तो मैं खड़ा किस पर होता, मैं मटकी कैसे फोड़ पाता, मैं शिखर कैसे पहुंच पाता। मेरी मंजिल यहाँ है, लेकिन उसके नीचे ये जितने भी स्तंभ हैं इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मुझे लगता है आज रेवाड़ी रायका निवासी समाज जिस स्थान पर पहुंचा है, जिस मुकाम पर पहुंचा है, वो एक व्यक्ति की बदौलत नहीं, बल्कि आप जैसे कितने गोविंदा तैयार हुए हैं तब जाकर के ये मुकाम आप लोगों ने हासिल किया है। और खेमराज भाई देसाई पर सबको गौरव इसलिए होता है क्योंकि कोई विश्व पितामह ऐसा चाहिए जिसे हम बेझिझक होकर के पूछ सके कि क्यों जी ये कर रहे हैं, ठीक तो हो रहा है, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मार्गदर्शन देने वाला कोई विश्व पितामह भी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे हैं। उस भूमिका में आप हैं, रात दिन लगे रहते हैं और अंतिम जो हमारा कार्यकर्ता है, समाज का बंधु है, वो भी रात दिन ये सोचता है और उसकी बदौलत ये छात्रावास का निर्माण यहाँ पर हुआ है। मुझे एक बात और भी कहनी है आप लोगों से। कई बार समाज के बंधु मिलते तो वो कई बार बात करते, महाराज अपनो समाज तो लारे गढ़ो, अपनो समाज तो लारे। आपको बड़ौदा में मिलते बद्रीराम जी, आपके 2 नाम बाबू भाई भी कहते हैं, बद्री भाई भी। तो कई वहाँ मिले थे, मेरे को कथा की बहुत सुंदर आयोजन। कई बंधु मिलते तो बोलते हैं कि अपनो समाज तो लारे गढ़ो, उन्हें फिक्र रहना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कभी घबराइएगा मत, डरिएगा नहीं, निराश मत होइएगा। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ, एक इतिहास की घटना सुनाता हूँ, 4 लाइनें पूरी हो जाएगी। उस बच्चे का जब जन्म हुआ था तो उसके पास तन को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और जो रीछ होता ना, रीछ, उस रीछ की खाल से उसके तन को ढका गया। कभी कभी तो पेड़ के पत्तों से उसके गुप्तांगों को ढका जाता था, क्योंकि कोई व्यवस्था थी नहीं। सोता था तो ठिठुरता था, ठंड में कोई ठंड से बचाव का उपाय नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ, उस बच्चे ने दुनिया देखनी शुरू करी, लोगों को आगे बढ़ता देखा, उसके मन में भी सपना हुआ कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मैं कैसे प्रोग्रेस करूं। तो उसको लगा कि यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं, तो पढ़ाई के लिए वो कहाँ जाए। उसको लगा मैं किताबें कहाँ से खरीदूं, मेरे पास तो पहनने के कपड़े तक पूरे नहीं है। उसको लगा कि क्या करूं, तो नदी के उस पार एक जज साहब का बंगला था और वो जज साहब वहां बैठे रहते थे। अब जज साहब है तो खूब पढ़े लिखे थे और किताबें भी उनके पास खूब थी, कानून आनून सब कुछ उनके पास पड़ा था। वो लड़का एक दिन नदी पार करके उनके वहां गया और उनके वहां जब गया तो उसने मिन्नत करी कि साहब
मैं आपके यहाँ करके साफ सफाई कर दूंगा, बड़ा कचरा रहता है, आप तो बड़े आदमी हैं, आप क्यों साफ सफाई करें, आपको समय कहाँ है, मैं साफ सफाई कर दूंगा। बोले ठीक है भाई, तू साफ सफाई कर दिया कर। वो लड़का वहाँ रहने लगा, उसके बाद तो उसको खाना वाना भी मिलने लगा। धीरे धीरे जब साहब कभी कहीं इधर उधर जाते तो ये लड़का साफ सफाई से जब पूरा हो जाता उसका काम, तो उसके बाद वो एक किताब उठा करके जज साहब की पढ़ने लगता। बोले क्या लिखा है किताब, ये क्या पढ़ते हैं, देखे तो सही। वो पढ़ने लगा और उनके पास तो किताबें किसकी थी, भाई जज के पास किसकी किताबें होगी, कानून की होगी लगभग। तो कानून पढ़ने लगा, उसको बहुत सारी बातें याद भी हो गई, उसको बहुत सारी चीजें समझ में भी आने लगी। चाहिए कानून होता है, चाहिए दारा होती है, फलाना बिगड़ा, ये वो करते साहब उसने पढ़ाई की और वो वकील बन गया। वही लड़का आगे जाके वकील बन गया। और अभी आपको आश्चर्य होगा जब आप उसका नाम सुनेंगे, तब वकील बन गया। वकील बनने के बाद उसने धीरे धीरे कोशिश करी कि मैं आगे भी जाऊं, तो राजनीति में भी उसने ट्राई किया और कभी उसको सफलता बहुत मिली। सफलता इतनी इजीली नहीं मिली उसको, खूब उसको असफलताएं भी मिली, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारा नहीं, पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, संघर्ष करता गया। और एक दिन वो आया जब वो चुनाव जीत गया और सज्जनों, दुनिया का दादा कहलाए जाने वाला देश अमेरिका, उसका 16वां राष्ट्रपति वो बन गया, जिसका नाम अब्राहम लिंकन हो गया। आप विचार करिए, अब्राहम लिंकन और उसकी ऐसी स्थिति के रीछ के खाल से जिसको अपना तन ढकना पड़ता था, तो सबसे समृद्ध देश का एक दिन राष्ट्रपति बन जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यद्यपि ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं तो मोटिवेटर हूं। और चूंकि कोई राजनेता जब बोलता है तो हर बात उसके राजनीति के दृष्टिकोण से देखी जाती है, लेकिन मैं तो कोई राजनेता नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई भी बात राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं सुनी जानी चाहिए। ठीक बात है, क्योंकि मैं मेरी योग्यता रखता हूं कि मैं तो मोटिवेटर हूं, इसलिए कहीं से कोई उदाहरण उठाता हूं तो वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए उठाता हूं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के लिए नहीं उठाता हूं। लेकिन आप सबको आगे बढ़ाना है, आप सबको एक ऊर्जा दे सकूं, ऊर्जा का कैप्सूल दे सकूं छोटे से बोतल में, इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सज्जनों, वो तो अब्राहम लिंकन की बात थी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप विचार करिए, हमारे देश के ही गुजरात के अंदर इतनी विकट परिस्थितियों में जिस बालक ने अपना बचपन बिताया कि उसको रेल में जा करके चाय बेचना पड़ता था, लेकिन वो चाय बेचने वाला व्यक्ति भी आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। इसका मतलब दुनिया में अगर संघर्ष कोई करे, मेहनत अगर कोई करे, तो वो कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। और मुझे तो सिर्फ इतना निवेदन करना है कि जब एक रीछ के खाल से कपड़ा और रीछ के खाल से अपना शरीर ढकने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति और रेल में चाय बेचने वाला व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये भेड़े चलाने वाला समाज भी दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, निराश या हताश हमें कभी नहीं होना है। हम पसीना बहाने वाले लोग हैं, हम मेहनत